स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कि ये हमारे पास कैसे फिनोमेनाज होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म को और फिर हम आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म से मुराद ये है कि जैसे देखें हमारे पास कोई मैग्नेट होता है, उसके पास जब हम कोई भी आयरन फिलिंग्स लेके जाते हैं तो आयरन फिलिंग्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो हम कहते हैं कि जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक पावर है, यानी कि वो उस आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उस मैग्नेट के इर्द गिर्द कुछ एरिया है जिसमें उसकी जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो फील की जा सकती है। तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने एक डायग्राम यहाँ पे पुट की है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वायर है। ठीक है, और ये जो वायर है इसके अंदर से करंट आई पास हो रहा है। अब ये भी हमारे सामने एक फिनोमेना आता है कि जब किसी वायर में से करंट पास हो तो उस करंट के पास होने पे उस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये नेचुरली वहां पे मौजूद नहीं थी। जैसे कि एक मैग्नेट होता है हमारे पास जिसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो वहां पे तो हमारे पास एक नेचुरली इस मैग्नेट के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो एक मैग्नेटिक फोर्स लगाती है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। लेकिन जब किसी करंट के पास होने पे एक वायर में से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसे हम कहते हैं कि ये इंड्यूस हुई है उस करंट के पास होने की वजह से। और इसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है? इसे फाइंड आउट किया जा सकता है राइट हैंड रूल से स्टूडेंट्स के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम अपना राइट हैंड इस करंट कैरिंग वायर के इर्द रखें तो जो हमारे फिंगर्स जो हैं, जो उंगलियां हैं, कर्ल कर रही हैं, वो किस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। कि अगर जो हमारा थंब है, अंगूठा है, वो करंट के डायरेक्शन में रखा हुआ होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन। ठीक है, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है करंट पे, और इस पे डिपेंड करता है कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है जो हमारे पास वायर है करंट वाली। यानी कि जैसे जैसे हम दूर होंगे इस करंट कैरिंग वायर से, तो वैसे वैसे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कमज़ोर होती जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का एक करंट कैरिंग वायर के लिए, वो हमारे पास होता है कि जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू मल्टीप्लाइड बाय करंट आई डिवाइडेड बाय आर रेडियस। ठीक है, यहाँ पे आर रेडियस से मुराद ये है कि जो जितना डिस्टेंस है हमारे पास एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड में उस करंट कैरिंग वायर से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट आउट करूँ, यहाँ पे मैं आपको शो करूँ कि ये फॉर एग्जांपल आउटसाइड वाले सर्कल का हमारे पास रेडियस आर है, ये हमारे पास इनसाइड वाले रेडियस सर्कल का रेडियस आर है। ठीक है, तो ये जो आर है ये हमें डिस्टेंस बता रहा है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास करंट कैरिंग वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी जैसे हमारे पास करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट पास होगा वायर में से उतना ही ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे आर है, आर से मुराद ये है कि जितना देखें हम दूर होते जाएंगे इस वायर करंट कैरिंग वायर से, वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घटती जाएगी। ठीक है, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। और यहाँ पे जो म्यू है, म्यू हमारे पास स्टूडेंट्स एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है, और मीडियम के मुताबिक ये कांस्टेंट होता है जो कि हमें बताता है कि किसी भी मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी इफेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने देख लिया कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका करंट से क्या रिलेशन होता है, और उसका डिस्टेंस आर, यानी कि उसका जितना फासला है करंट कैरिंग वायर से उसके साथ उसका रिलेशन क्या होता है। तो अब इस तरह करते हैं, डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो अगर स्टैटिक हों तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वजूद में आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वजूद में आती है कि जब हमारे पास जो चार्जेस हैं वो स्टैटिक हों। स्टैटिक यानी कि वो मूव ना कर रहे हों, एक ही जगह पे वो पड़े हुए हैं, तो तब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी वजह से आएगी। ठीक है,
यानी कि वो एरिया या वो रीजन जहाँ तक उन चार्जेस की वजह से उनकी एक फोर्स जो है फील की जा सकती है, ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही चार्जेस जब मूव करना शुरू करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखे वायर में देखा था कि हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो किसकी वजह से करता है, करंट फ्लो करता है चार्जेस की मूव होने की वजह से। तो तब हमारे पास वजूद में क्या आई थी, तब हमारे पास वजूद में आई थी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखें चार्जेस स्टैटिक थे, एक जगह रुके हुए थे, तो हमारे पास उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी। फिर जब उन्होंने मूव करना शुरू किया तो तब हमारे पास आई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये आई है चार्जेस के फ्लो करने की वजह से, ठीक है। अब क्या होता है कि देखें, अब ये चार्जेस एक ही वेलोसिटी में जब हमारे पास मूव कर रहे हैं तो तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। लेकिन जब इन्हीं चार्जेस की जो मोशन है, ठीक है, चार्जेस की मोशन में एक्सेलरेशन आना शुरू हो जाए, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि फ्लो में एक्सेलरेशन आना शुरू हो जाए, तो होगा क्या कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये जो हमारे पास फिनोमेना आएगा ये कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी वजूद में आ रही है, यानी कि इंड्यूस हो रही है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो तो तब हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना आ रहा है। और ये बताया था मैक्सवेल ने, जो कि एक फिजिस्ट था जिसने ये वाला फिनोमेना क्लियर किया था कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन आए चार्जेस के फ्लो में तो तब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना आता है, जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। तो जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो जब ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि हमारे पास ऐसा करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन को ऑल्टर करता है, तो ऐसा करंट हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसकी लो है, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड जो है वो हमारे पास कम है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो इतनी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उस वक्त हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो हमारे पास इंड्यूस होती है, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने से मुराद ये है कि जब अप्रोक्सीमेटली या ग्रेटर देन हमारे पास वो हो जाए 100 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 100 किलो हर्ट्ज के इक्वल या इससे भी हमारे पास ज़्यादा हो जाए, तो तब हमारे पास क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो तब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना सामने आता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और मैग्नेटिक फील्ड में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस किया है।